हेलो गाइस, तो मैं आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ हमारी वीडियो नंबर 6। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हमने पार्ट फर्स्ट कर चुके थे, आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे देखिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो। अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लो और समझ जाओ, ठीक है, तो आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जितने मर्जी क्वेश्चन उठा लीजिए टीएस ग्रेवाल की बुक से, आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपके सारे कंसेप्ट इन एग्जाम्पल के जरिए मैं कवर करा चुका हूँ। और जो 3 एग्जाम्पल मैंने कल करवाए थे यानी पिछली वीडियो में, और ये 3 एग्जाम्पल जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ, तो इन 6 एग्जाम्पल के बाद आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए केस नंबर 4। 3 केस मैंने कराए थे, तो आज मैं सीधा केस नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ₹6 लाख। याद रखना, मैं जितनी भी चीज़ें शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ मैं अपने लिए करता हूँ। आप लोगों को पेपर में कोई भी शॉर्ट में यूज़ नहीं करना, हर किसी की फुल फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। पवेलियन क्या होता है? पहली बात ये, पवेलियन एक जहाँ मैच देखने जाते हैं वहाँ पे पवेलियन बैठने का, तो उसी जगह को बनाने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो अभी पूरा नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है, उसको बनाने के लिए कितने रुपए का खर्चा हो चुका? 6 लाख रुपए का। ठीक है, आप देख सकते हो 6 लाख रुपए का खर्चा हो चुका। अगर 6 लाख का खर्चा हो गया तो इसको पहले इस पूरे लाइन को समझना है। ये आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसको समझना है तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, और बहुत ईजी पार्ट है। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लो मैं एक छोटा सा घर बनाता हूँ, ठीक है। अब आजकल ऐसे घर होते नहीं है, लेकिन बचपन में हम बनाया करते थे, घर के नाम से यही, ठीक है। सपोज कीजिए घर है, इसमें गेट भी लगा दिया मैंने, यहाँ से विंडो बन गई, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये मैं घर बनवाने जा रहा हूँ। इस घर को पूरे को बनाने के लिए मुझे एस्टिमेट मैंने लगाया कि 10 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, ठीक है। कितने का खर्चा आने वाला है? 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, मैंने घर बनाना शुरू किया। शुरू बनाते टाइम ऐसा तो नहीं है 10 के 10 लाख मैंने आज लगाया और शाम को घर तैयार, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 10 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, 10 लाख रुपए का मैंने एक एस्टिमेट अमाउंट लगाया कि हाँ इतना खर्चा हो सकता है। तो 10 लाख के बाद मैंने 10 लाख अभी खर्च नहीं हुआ, लेकिन जब महीना भर निकल गया मेरा घर बनते बनते, तो मेरे घर में कितने रुपए का खर्चा हो गया? 6 लाख रुपए का। बस अब ये 6 लाख रुपए क्या है? अब एक बात बताओ, घर अगर 6 लाख रुपए खर्च हुआ है और होने वाला है 10 लाख, तो अभी तक ऐसा तो दिखेगा नहीं। अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, सपोज करो इसकी ये वाला हिस्सा नहीं बना और यहाँ से अभी गेट भी नहीं लगा, ठीक है, सिर्फ इतना सा घर तैयार हुआ है मेरा। कोई नहीं, ड्राइंग मेरी ऐसी है, तो बस इतना सा मेरा घर तैयार हुआ है। अगर ये इतना सा घर तैयार हुआ है तो 6 लाख रुपए जो मेरे इस घर के हैं, ठीक है, जैसा मर्जी घर बना है, बट एक 6 लाख रुपए का मेरा एक एसेट तैयार हुआ है या नहीं? आंसर क्या मिलेगा? आंसर इज यस। अगर एक 6 लाख रुपए का मेरा एसेट तैयार हुआ है, वही एसेट ये पवेलियन भी कहलाएगा। समझ आ रही है? अगर पवेलियन पे मैंने बनाने पे खर्चा कर दिया, एक एक ईंट मैंने लगाई है खरीद के, ठीक है, तो जो चीज़ें लगी है, जितना भी सामान लगा है, जितना भी मटेरियल लगा है, वो सारा मेरा कहाँ काउंट हुआ? एसेट में, ठीक है। उस सब से मिलकर मेरा एक क्या बना? एसेट क्रिएट हुआ। 6 लाख रुपए का जो मैंने खर्चा किया वो खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ खर्चा करने के बदले में कुछ मिला। क्या मिला? एक एसेट मिला, ठीक है। बस ये चीज़ आपको समझनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 6 लाख रुपए का इसका क्या करना है। ये मेरे लिए क्या बनेगा? एसेट बनेगा। लेकिन अलग अलग तरीके से इसकी कैसे कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, मतलब कैसे कैसे पोस्टिंग की जाएगी, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको केस के जरिए। तो केस नंबर 4 बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं इसको यही करता हूँ, केस नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आप देखिए केस नंबर 4, सबसे पहले बैलेंस शीट में शो करूंगा। बहुत इजी है, सीधा सीधा पोस्टिंग करनी है केस नंबर 4 के अंदर। तो कैपिटल फंड गिवन है, आपको पता है कि ये साइड आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। अगर आपको कैपिटल फंड गिवन है तो यहाँ पर लिखना है आपको कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड आपकी लायबिलिटी होती है, भाई कैपिटल ये है, उसको एनपीओ में कैपिटल फंड बोला जाता है। ये कितना है? 15 लाख। यह आपका 15 लाख यहाँ पर चला गया। एसेट साइड क्या जा रहा है आपका? 6 लाख रुपए जाएगा। क्यों जाएगा? समझा चुका हूँ कि आपने जो 6 लाख का खर्चा किया है वो आपके लिए क्या बन चुका है? एक एसेट बन चुका है। इसीलिए आपको लिखना है पवेलियन अंडर प्रोसेस। अगर पवेलियन अंडर प्रोसेस लिख दीजिए, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं हुआ। 6 लाख रुपए आपको यूज़ करना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 15 लाख 6 लाख, इसको आपको पूरा लिखना है, ठीक है। कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। अब केस नंबर 5 देखिए बहुत ईजी है।
ध्यान से समझना, और समझने वाला बस यही है, केस नंबर 6 आप लोगों के लिए, वो आप लोग खुद करना। केस नंबर 5 देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए। यहाँ पवेलियन फंड के, यहाँ कैपिटल फंड के साथ एक पवेलियन फंड भी गिवन है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है आपको कि अगर किसी भी कैटेगरी का एक फंड गिवन है, ठीक है, और उसी में से उसी के ब्याज पे खर्चा हो रहा है, जैसे पवेलियन बनाने के लिए पवेलियन फंड में से तो पैसा लिया जाएगा अगर हमने फंड क्रिएट कर रखा है तो। अब पवेलियन फंड बनाने के लिए अगर हमारे पास पवेलियन फंड पड़ा हुआ है तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी कि पवेलियन फंड कितना दे रखा है, 10 लाख। तो सबसे पहले तो मैं कैपिटल फंड लिख लेता हूँ। कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड आपका 20 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पे पवेलियन फंड कितना गिवन है, 10 लाख। अब पवेलियन फंड 10 लाख आपका गिवन है, ध्यान से समझना, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब पवेलियन फंड अगर 10 लाख है, 10 लाख में से आपने 6 लाख रुपए खर्चा किया। सिंपल सी बात है, अगर आपने घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए जोड़ के रखे थे, अगर घर बनाने के लिए आपने एस्टिमेट अमाउंट लगाया कि 10 लाख रुपए है और आपके पास 10 लाख रुपए का आपका अमाउंट पड़ा हुआ है घर बनाने के लिए, आपने जोड़े थे उसी मकसद से, तो अब जब आप घर बनाओगे तो वहीं से तो पैसा निकालोगे। इसी तरीके से पवेलियन फंड भी, एक आपने पवेलियन बनाने के लिए पैसा जोड़ा, जब 10 लाख रुपए का अमाउंट जोड़ा तो आपने सोचा चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पवेलियन बन रहा है यही लिखना है आपको, एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन पर खर्चा कितना हुआ, 6 लाख रुपए। ये आपका माइनस किया, अमाउंट कितना आया, 4 लाख, ठीक है। अब सेकंड चीज कि ये साथ के साथ आपका एसेट भी बनेगा, पवेलियन अंडर प्रोसेस कितना, 6 लाख, ठीक। अब एक चीज और, ठीक है, एक चीज और ध्यान से समझना कि जो कैपिटल फंड है उसके अंदर ये 5-6 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो भी ऐड होगा। एक्सपेंडिचर आप इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिख लेना, जो आप दूसरी साइड लिखोगे कि पवेलियन, ठीक है, अंडर प्रोसेस, यूपी की तरह मैं लिख दे रहा हूँ उसको शॉर्ट में, 6 लाख, ये हो गया आपका 26 लाख। अब ध्यान से देखो मैंने इसके अंदर ऐड क्यों किया, बस इसका रीज़न सुनना ध्यान से। आपको पता है कि आप जब 11th क्लास अभी पढ़ के आए हो तो वहाँ पर एक जर्नल एंट्री के अंदर आप एक एंट्री ज़रूर करते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश क्या होता है आपका, एक एसेट। जब आप एक अपने फर्म के अंदर एसेट लाते हो तो एसेट के साथ साथ आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपका एसेट आया, एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो इसीलिए, और क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी साइड आपकी बढ़ेगी और ये एसेट साइड, तो वो चीज़ें, ये आपका एसेट आपका बढ़ा, कैपिटल बढ़ती है, ठीक है, लायबिलिटी साइड। अब ध्यान से देखो, जब आपका एक एसेट बढ़ा तो साथ के साथ अगर आप कैश लाते थे, ये समझा देता हूँ आपको, कैश टू कैपिटल अकाउंट एक एंट्री होती थी पहली, सबसे पहली एंट्री आप करते थे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर कैश आया तो कैश टू कैपिटल एक एंट्री हुई, ठीक है, एसेट बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ी। साथ के साथ वही चीज़ भी यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि अगर पवेलियन बनाने के लिए आपने खर्चा किया और एक एसेट क्रिएट हुआ, एसेट बढ़ा तो साथ के साथ क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। ये वाला कब होगा केस, जब आपको पवेलियन फंड के साथ साथ कैपिटल फंड भी गिवन है। अगर सिर्फ कैपिटल फंड गिवन है तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सीधे सीधा आपका अफेक्ट एसेट साइड ही जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने 6 लाख बढ़ाया, यहाँ पर मैंने 6 लाख कम कर दिया था। अगर मैं यहाँ पर 6 लाख कम कर दूंगा, यहाँ 6 लाख बढ़ा दूंगा तो अफेक्ट क्या आया मेरा, 0, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, अगर एसेट साइड में 6 लाख बढ़ा दूं और लायबिलिटी साइड 6 लाख कम कर दूं तो अफेक्ट कितना आया, 0। यानी कि आपके पास एसेट बढ़ाई कहाँ, समझ आ रही है बात, कि आपके पास जो एसेट है वो बढ़ाई कहाँ, ठीक है। अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई 6 लाख से, ठीक है, अगर आप ओवरऑल लायबिलिटी निकालो कि आपने एक ये चीज़ करा कि 6 लाख से तो एसेट बढ़ा दिया और 6 लाख से लायबिलिटी कम कर दी, अगर दोनों तरफ आपने एक तरफ बढ़ा दिया एक तरफ कम कर दिया तो आपका एसेट क्रिएट ही कहाँ हुआ, ठीक है। आपको तो समझ ही नहीं आएगी पैसा गया का मेरा। तो वही चीज़ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि अगर कैपिटल फंड और पवेलियन फंड दोनों गिवन है तो पवेलियन फंड तो इसलिए है, बस वो एक नाम है, लेकिन पैसा तो आपका कैश ही गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि आपके पास 10 लाख रुपए जो आपका गया, 10 लाख में से 6 लाख रुपए गया तो 4 लाख बचा। लेकिन इस केस के अंदर आपको कैपिटल फंड के अंदर पवेलियन को ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी कैपिटल भी बढ़ जाए, ठीक है। अगर कैपिटल भी बढ़ जाएगी, दोनों साइड 6-6 लाख से बढ़ा तो आपका आंसर बन गया, ठीक। तो यहाँ पर
6 लाख प्लस किया, यहाँ 6 माइनस किया, तो इन दोनों का इफेक्ट यानी कि लायबिलिटी साइड क्या हुआ आपका 0 हो गया, सिंपल सिंपल। तो इसी तरीके से 6 लाख यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब आपको एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 लाख बढ़ा हुआ नजर आया, ठीक है, एक एसेट क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी 6 लाख रुपए बढ़ा हुआ आया, एक एसेट क्रिएट हुआ। कैसे? यहाँ पर 6 माइनस किया, यहाँ 6 प्लस किया, इफेक्ट कितना हो गया 0, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन कब करनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना, पेपर में आता है तो कंफ्यूजन हो सकती है, बस ध्यान से समझना कि जब कैपिटल फंड और पवेलियन फंड दोनों एक साथ हो तो पवेलियन फंड में से आपको माइनस कर देना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, ठीक है। क्यों करना है वो मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल। अब 6th एग्जाम्पल देखो क्या है, बहुत ईजी है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन फंड 6 लाख सेम एज अबव, पवेलियन फंड 10 लाख सेम एज अबव, कैपिटल फंड 20 लाख सेम एज अबव। साथ के साथ बस एक चीज़ दे रखी है, इसको मैं समझा देता हूँ, डोनेशन रिसीट फॉर पवेलियन फंड। जिस बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है वो समझ चुके हैं कि इसका क्या करना है, कि डोनेशन रिसीट फॉर पवेलियन फंड। जिन्होंने नहीं देखी और फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो देखो जाके उस वीडियो को, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि अगर आपको डोनेशन रिसीव हुआ है पवेलियन फंड के लिए तो आप क्या करोगे, उसको पवेलियन फंड के अंदर ऐड कर दोगे डोनेशन के नाम से, तो आपका ये केस नंबर 6 बन जाएगा, ठीक है। डोनेशन फॉर पवेलियन फंड, ठीक है, इसमें आप ऐड कर दोगे जब ये 5 लाख का अमाउंट, तो आपका ये केस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों केस को थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। इसको करने के बाद आप TS ग्रेवाल के जो भी क्वेश्चन करोगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डाल रखा है, आप व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे ऐड कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं।